वो होता है जहाँ पे नदियां आती हैं पहाड़ों से नीचे उतरती हैं। और उसमें मैंने बताया था कि ये जो आपका वेस्टर्न पोर्शन है उसमें ज्यादा चौड़ा है, थोड़ा जैसे जैसे ईस्ट में आता है वो पतला होता है। तराई ठीक इसका उल्टा है। तराई में ईस्टर्न पोर्शन क्या है, चौड़ा है, और वेस्टर्न पोर्शन जाते जाते क्या होता जाता है, पतला होता चला जाता है। तो दोनों ही उल्टा ऐसे याद कर लेना कि जो आपका वेस्ट में चौड़ा क्या है, भाबर, और ईस्ट में चौड़ा क्या है, तराई। और इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूं आप लोगों को। मैंने अभी याद रखना कि बिहार और बंगाल में तराई का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है और बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे याद कर लेना कि ये बिहार और बंगाल का क्षेत्र ये किधर है, ईस्ट में है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ईस्ट में जबकि ज्यादा बाढ़ आ रही है, ज्यादा चीजें हैं, तो तराई के क्षेत्र में तो ज्यादा बाढ़ आती है ना। तो ऐसे करके याद रखना कि ईस्टर्न पोर्शन तराई वाला क्या है, ज्यादा चौड़ा है। जरा लिखो कुछ बातें गंगेटिक प्लेन में, लिखो। लिखो, इन गैंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान में, इन गैंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में, द ईस्टर्न मोस्ट रिवर इज, गंगा के मैदान में, द ईस्टर्न मोस्ट रिवर इन यूपी इज गंडक। गंगा के मैदान में सबसे पूर्व में उपस्थित नदी गंडक है, गंडक है। एंड वेस्टर्न मोस्ट रिवर इज यमुना, एंड वेस्टर्न मोस्ट रिवर इज यमुना। और सबसे पश्चिम में उपस्थित नदी यमुना है। बच्चों जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया देख लो एक बार, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं ये इमेज से देखें। तो यमुना नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे बॉर्डर बनाते हुए इस तरीके से क्या है आपका फ्लो करके यहाँ प्रयागराज जो है, प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और इस तरीके से फ्लो करके जाती है। और यहीं पे एक रिवर है गंडक, गंडक रिवर आके मिलती है। तो सबसे ये वेस्टर्न पोर्शन, ये पूरा क्षेत्र क्या है, गंगा का मैदान। तो यहां से लेकर ये पूरा गंगा का मैदान। इस गंगा के मैदान में सबसे जो अगर देखो वेस्ट में कौन सी नदी है, यमुना है। और इसके बाद सबसे ईस्ट में जाओगे तो कौन सी है, गंडक। गंडक रिवर देखो बच्चों, गंडक रिवर क्या करती है, ये बॉर्डर बनाती है। आप लोगों को बताया था ना कि आप फिजिकल बॉर्डर कौन कौन से हैं आपके, नेचुरल बॉर्डर कौन कौन से हैं आपके, जिसमें मैंने बताया था कि बिहार के साथ यूपी में जो नेचुरल बॉर्डर है वो कौन बनाता है, गंडक रिवर बनाती है। इधर आप देखो तो यहाँ पे दिल्ली के साथ में हो गया आपका, थोड़ा राजस्थान के साथ में, ये यमुना रिवर इधर क्या करती है आपका, वो बना रही होती है, आपका क्या सीमा बना रही होती है। ये बात समझ में आई। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो गंगा का प्लेन यूपी में है, ये कौन सी नदियों के बीच में उपस्थित है, तो कौन सी नदियों के बीच में है, गंडक और यमुना नदी। बस सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इतना याद रखो कि सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट है वो गंडक है और वेस्टर्न मोस्ट है वो यमुना है। तो बस अपने आप याद हो जाएगा। और ये क्षेत्र जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, फर्टाइल प्लेन है, नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो कैसी सॉइल पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। लिखो जरा इसमें बातें लिखो। दिस रीजन हैव वेरी फाइन डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल सॉइल। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की बहुत ही अच्छी अच्छी निक्षेपण पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन, द एवरेज हाइट ऑफ दिस रीजन इज 80 to 300 मीटर, 80 to 300 मीटर फ्रॉम सी लेवल। इस क्षेत्र की ऊंचाई, इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्री सतह से, समुद्री सतह से 80 से लेकर 300 मीटर तक की है, 80 से लेकर 300 मीटर तक की है। दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड, दिस इज अ वेरी फर्टाइल लैंड। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है,
उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र। अच्छा एक बात जानो ध्यान, अगर हम गंगा का फ्लो अगर हम देखेंगे बच्चों, तो अभी मैंने बताया था कि ये जो यूपी है आपका, यूपी जो है आपका, यूपी में यहां से गंगा रिवर आ रही है, जा रही, यहां से यमुना रिवर आ रही है, सॉरी यहां से यमुना रिवर आ रही है और प्रयागराज में क्या है, मिल जा रही है। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि यूपी का स्लोप बताओ, यूपी का स्लोप यानी ढाल, तो वो ढाल कैसा है आपका बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चा बताओ, ये डायरेक्शन कहो कि ये सर जो है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, बोलोगे ना, यूपी का ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसे बताओ क्या बोलोगे, इसे कहोगे कि ये आपका ईस्ट है और लगभग साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे ढलान है। कैसा ढलान है, जैसे ऐसे मान लो कि ये एक प्लेन है और ढलान कैसे मिलेगा तब, इस तरीके से ढलान, यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की तरफ ढलान है। तो नदी फिर इसी पे क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो नदियों के फ्लो के डायरेक्शन से हम समझ पाते हैं इसका ढाल कैसे होगा, समझ में आया। तो उत्तर प्रदेश का ढाल कैसे होगा बताओ, नॉर्थ वेस्ट से किधर होगा, साउथ ईस्ट की तरफ ढाल होगा। समझ में आया ये बात, देखो द स्लोप ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्लोप ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेन, द स्लोप ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेन is from northwest to southeast, is from northwest to southeast। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ढाल, ढाल उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। एक बात और जानो, मुझे बताओ कि जो आपका पर्वतीय क्षेत्र जो है वो किधर है ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्दर्न पोर्शन में है अगर आप देखेंगे हम लोग तो जो ढाल होगा ना बच्चों, तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन का जो ढाल होगा या वेस्टर्न पोर्शन का जो ढाल होगा वो ज्यादा स्टीपर होगा। और मैंने अभी, चलो ठीक है उस क्लास की बात नहीं करते, हम लोग यही बात करते हैं बस, क्योंकि वहां पे जब नदी जब पर्वतों से निकलेगी तो उसका स्पीड भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और वहां पे ढाल भी क्या है, ज्यादा है। तो जहां ढाल ज्यादा वहां स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, तेज फ्लो होगा। तो इन इनिशियल स्टेज जब जो है नदियां पर्वतों से उतरकर प्लेन में आती हैं तो किस एरिया में रहती है ज्यादा, वेस्टर्न पोर्शन में। और वेस्टर्न पोर्शन में गंगा नदी, यमुना नदी, तो गंगा नदी यमुना नदी का जो स्लोप है वेस्टर्न पोर्शन में वो ज्यादा स्टीपर है, और जैसे जैसे ईस्टर्न पोर्शन में आते जाते हैं वो थोड़ा सा स्टीप क्या होता है, कम होता जाता है, स्टीप स्लोप, यानी कि तीव्र ढलान। तीव्र ढलान किधर मिलेगा, वेस्टर्न पोर्शन में, और जेंटल किधर मिलेगा फिर, ईस्टर्न पोर्शन में। समझ में आया, लिखो द स्लोप इज स्टीपर इन western portion than eastern portion, the slope is eastern portion, sorry western portion is more than eastern portion। पश्चिमी क्षेत्र का ढाल पूर्वी की अपेक्षा अधिक है, पूर्वी की अपेक्षा अधिक है। दैट्स वाई, यही कारण है कि द फ्लो ऑफ रिवर, द फ्लो ऑफ रिवर is more, flow of river is more speedy in, या more swift लिखो, more swift in western portion than eastern portion, more swift in western portion than eastern portion। यही कारण है कि नदी की चाल पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है, पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा पश्चिम में अधिक है। समझ में आया, ज्यादा स्टीप स्लोप किधर है, पश्चिम में, तो तीव्र चाल किधर होगी, पश्चिम में।
जैसे जैसे पूरब में आएंगे चाल क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। सेडिमेंटेशन ज्यादा किधर होगा, किधर होगा बताओ, ईस्टर्न पोर्शन में होगा। अरे जहां स्लो होगी नदी वहां पे सेडिमेंटेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा अवसाद जमा होंगे वहां पे, और अवसाद ज्यादा जमा होंगे तो बाढ़ भी ज्यादा किधर आएगी, बोलो उत्तर प्रदेश के कौन से पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन में। समझ में आया? कभी ऐसा नहीं सुनो कि मथुरा में बाढ़ आ गया, बात समझ में, आगरा में बाढ़ आ गया, लेकिन कहाँ सुनोगे, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, बलरामपुर, है ना, इस समय क्या आ गया, बाढ़ आ गया, क्योंकि ज्यादा बाढ़ इन क्षेत्रों में आपको दिखाई। समझ में आया? अब इस इमेज से थोड़ा समझते हैं ना, कि इस इमेज से हम जो बात करते थे कि सर ये जो आपका भाभर का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, बांगर का क्षेत्र कौन सा है, तराई का क्षेत्र कौन सा, इधर देखो यहाँ से पहाड़ से नदी निकल रही है, और यहाँ आकर देखो यहाँ पे इसने क्या किया, बोल्डर्स वगैरह जमा किए हैं सारे, लाकर क्या पत्थर वगैरह जमा किए। इसी को मैंने कल बताया था कि इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, भाबर का क्षेत्र। फिर मैंने बताया कि नदी देखो यहाँ पे दिख रही है क्या, नदी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई है। अगेन नदी हमें कहाँ दिखाई पड़ती है, तराई क्षेत्र में, कल पढ़ाया था मैंने आपको। और तराई क्षेत्र में दिखेगी तो पानी इस पूरे क्षेत्र में क्या करेगी, फैलाएगी, और इस क्षेत्र में हमें क्या मिलेगी, दलदली क्षेत्र, मार्सी लैंड मिलेगा, और क्या मिलेगा हमको, स्वैम्पी लैंड मिलेगा, नम भूमि मिलेगी, ग्रास पाई जाएंगी, बड़ी बड़ी घासें, एलिफेंटाइन ग्रास पाई जाएगी, और क्या पाए जाएंगे, फॉरेस्ट पाए जाएंगे, है ना। साल, साल के फॉरेस्ट यूपी में बहुत पाया जाता है। साल के जो है क्या होते हैं, साल पेड़ के, और कल मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाया था कि साल कैसा होता है। तो साल के पेड़ यहाँ ज्यादा पाए जाएंगे, और इन्हीं लैंड को, साल को काट काट कर क्या बनाया हमने, खेत बना दिया है, कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया है, और उसमें हम लोग पैडी की खेती। अब चलो, अब इससे जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ देखो ये वाला नदी आगे बढ़ गई, अब नदी का फ्लो चैनल निर्धारित हो गया। अब नदी क्या है, नदी यहाँ बह रही है बच्चों देखो, और जब भी पानी भरता है तो यहाँ यहाँ के क्षेत्रों तक ये बिखेरती है पानी। इसी को हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो क्षेत्र, दिस रीजन, जहां नदी पहले कभी बहा करती थी लेकिन अब सिकुड़ गई है, और सिकुड़ कर कहां बह रही है, केवल इतने क्षेत्र में बह रही है। तो इन्हीं जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। अब समझ में आया बांगर क्या है, खादर क्या है। देखो ये पूरे क्षेत्र में कभी नदी पानी बिखेरा करती थी, इतने ऊंचाई तक बहती थी, क्योंकि पानी का फ्लो क्या था, ज्यादा था इसमें। तो इस क्षेत्र को हम लोग, अब यहाँ पे नदी है नहीं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बांगर। यानी कि ये आपका वो है जो आउटसाइड फ्लड प्लेन के, यानी जो मौजूदा फ्लड प्लेन है उसके ये बाहर उपस्थित है, या हम कह सकते हैं ये ओल्ड फ्लड प्लेन। और ये जो कैसा फ्लड प्लेन हो गया, ये न्यू फ्लड प्लेन हो गया यहाँ। समझ में आया, ये आपका न्यू फ्लड प्लेन है। अब बताओ अच्छी मिट्टी कौन सी होगी, ये वाली होगी, खादर वाली, और ये वाली क्या होगी, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, खराब होगी। चलो समझते हैं एक एक करके हम लोग, यहाँ इस इमेज से थोड़ा और आप लोग को स्पष्ट होगा। ठीक है, ये देखो ये नदी बह रही है, नदी के आसपास से अगर ऐसे देखोगे तो आपको सॉइल जो दिखाई पड़ेगा इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा इधर आए तो देखो थोड़ा चट्टान टाइप का, पथरीला टाइप का दिखाई पड़ेगा, कैलकेरियस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका, ये है बांगर, ये कैसा है आपका, बांगर, और ये कैसा है आपका, खादर। तो नदी का ये क्या है, नया फ्लड प्लेन है, और वो कैसा है आपका, पुराना फ्लड प्लेन। तो बांगर एंड खादर। अब सही और अच्छा स्पष्ट हो रहा है ये सब, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि इमेज आप देखते हो तो उससे ज्यादा चीजें समझ में आती है कि हाँ अब वो दिमाग में बैठ गया, यहाँ उस तरीके में किस तरीके का क्षेत्र पाया जाए। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लो, बांगर रीजन। देखिए इट इज ओल्ड फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, यह नदी का, यह नदी का पुराना, पुराना अपवाह स्थल है। ओल्ड फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, यह पुराना अपवाह स्थल है। दिस रीजन हैव डिपोजिशन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल, दिस रीजन हैव डिपोजिशन ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण पाया जाता है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण पाया जाता है। एट प्रेजेंट, मौजूदा समय में, द वाटर ऑफ रिवर डजंट रीच इन दिस रीजन। द वाटर ऑफ रिवर डजंट रीच इन दिस रीजन। मौजूदा समय में नदी का जल इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता। दिस रीजन हैव कैलकेरियस सॉइल, या कंकड़ सॉइल लिख लो। दिस रीजन हैव कंकड़ सॉइल, कंकड़, KANKAR, कंकड़ सॉइल। इस क्षेत्र में कंकड़ जैसी मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ जैसी मिट्टी पाई जाती है। इट इज ड्यू टू accumulation of calcium of soil. It is due to accumulation of calcium of soil. यह मिट्टी के कैल्शियम के जमा हो जाने के कारण हुआ है, जमा हो जाने के कारण हुआ है। This land has been used for thousands of years. This land has been used for thousands of years for agriculture. यह क्षेत्र कृषि के लिए हजारों सालों से प्रयोग हो रहा है, but new deposition doesn't take place. लेकिन नया निक्षेपण नहीं होता है, Hence fertility decreases. इसलिए इसकी उर्वरकता कम हो जाती है। Fertility decreases, उर्वरकता कम हो जाती है। But if, लेकिन यदि water and fertilizer is available, लेकिन यदि जल तथा उर्वरक उपलब्ध हो, this land can be reclaimed. तो इस भूमि को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हो गया बच्चा लोग। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं खादर। देख लो, हेडिंग डालो खादर। अच्छा, ये इमेज बनाया था आप लोगों ने इस तरीके का, इसमें भी ये बना लो, ठीक है ना, ये बना लो, ये और अच्छा है, आप लोग इसको बना लो ताकि आपको जब भी एग्जाम में इस तरीके का पूछे आपसे कि एक्सप्लेन करो कि आपका भाबर क्या है, आपका तराई क्या है, ये ऐसा इमेज बना देना। बना दोगे आपको, या फिर जो मैंने उधर बनाया था, बनाकर दिखाया था, वैसे भी बना सकते हो, जैसा अच्छा लगे आपको। तो ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी आपको देगा, तो ऐसे ही बना लो एक, ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। और देखो, नोट्स में हमेशा बनाना चाहिए आपको, हमेशा कहता हूँ, कोशिश करो इमेज को कहाँ बनाओ, नोट्स में रखो। ऐसा मत सोचो कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में चल के या कुछ ऐसा, वो वैसे ही रह जाता है यार, ठीक है। ऐसे ही रफ खींच लो जल्दी जल्दी, है ना, जरूरी नहीं कि ये सीधी रेखा ही बने, टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हट जाओ ना।
जो मैंने बनाया था वो ज्यादा आसान था ना। तो इतना कलाकारी क्यों कर रहे हो? 4 लाइनें खींचो ऐसे, इतना कलाकारी करने की क्या जरूरत है? खींच दो बस ऐसे, यहाँ से नदी निकाल दो, यहाँ बता दो क्या है आपका, भाबर का क्षेत्र है, यहाँ पे निकाल दो, बता दो ये क्या है, पानी भर दो यहाँ पे, तराई का क्षेत्र है, यहाँ से नदी वापस से निकाल के ये बता दो क्या आपका, ये खादर है और ये बांगर है। हो गया, देखो मैंने 6 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड के अंदर बना के रखा। क्या? ठीक है, सही बात है, और क्या? क्यों बिना मतलब का इतना परेशान हो जाएगी? यहाँ पे पेड़ पौधा बनाना शुरू कर दोगे तो कहाँ से होगा? ठीक है, चलो सुनो, हेडिंग डालो, खादर, खादर लिखो, खादर लिखिए। इट इज खादर, इट इज न्यू फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, इट इज न्यू फ्लड प्लेन ऑफ रिवर। यह नदी का, यह नदी का नया अपवाह क्षेत्र है, where deposition of new alluvial soil take place, where deposition of new alluvial soil take place, जहां पर नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होता है, निक्षेपण होता है। दिस सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल, यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, मिट्टी होती है। देखिए, फ्यू रिवर्स, कुछ नदियां, फ्यू रिवर्स, कुछ नदियां, लाइक लाइक यमुना, यमुना, चंबल, चंबल और वेरी इरोजिव, अत्यधिक अपरदन करती हैं, अत्यधिक अपरदन करती हैं, ड्यू टू विच, जिसके कारण ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स, इन नदियों के किनारों पर, नदियों के किनारों पर, देयर विल बी गली इरोजन, गली, GULLY, गली इरोजन, अवनलिका अपरदन हो जाता है, अवनलिका अपरदन हो जाता है, गली इरोजन, अवनलिका अपरदन होता है, which leads to, which leads to erosion of top soil, which leads to erosion of top soil, जिससे ऊपर की मिट्टी बह जाती है, ऊपर की मिट्टी बह जाती है, which makes soil infertile, जो कि मिट्टी को अनउपजाऊ बना देती है, अनउपजाऊ बना देती है, makes infertile। सुनो देखो क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, चंबल नदी जो है, चंबल की बात करते हैं पहले, क्योंकि चंबल ही सबसे ज्यादा कॉज करती है और थोड़ा सा यमुना भी कर देती है। तो चंबल के साथ में क्या है कि चंबल आती है आपके विंध्या रेंज से, और जब ये आती है तो इरोजन, देखो एक चीज जानो, अच्छा कभी नदी के किनारे, जैसे बारिश आजकल हो रही है, तो बारिश हो रही तो कभी ऐसे रास्ते पे जाओ जहाँ मिट्टी का रास्ता हो और थोड़ा ऊंचा हो, तो उससे जब पानी का फ्लो होगा बच्चों, तो आप देखोगे तो बिल्कुल तलहटी में नीचे कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे पानी यहाँ से बीच से बह के निकल गया, इधर से बह के निकल गया, इधर से बह के, और यहाँ बीच बीच में क्या उठा उठा हुआ हिस्सा ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना? तो ऐसे जैसे गड्ढा एक जगह कर दिया नदी ने, एक जगह ऊंचा है, फिर दूसरी जगह पर फिर से उसने क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो गहराई तक मिट्टी को काट देता है ना, गहराई तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन। इसमें इरोजन जो होता है ना, काफी नीचे लेयर, सी लेयर तक पहुंच जाता है। जब आप लोग सॉइल प्रोफाइल पढ़ोगे तो समझ जाओगे सी लेयर क्या है, तो काफी नीचे तक पहुंच जाता है। तो टॉप सॉइल चला गया, ए लेयर चला गया, और ए लेयर ही क्या होता है, सबसे ऊपर वाला, वही होता है फर्टाइल लेयर। तो ये गली इरोजन भी कर देती है, तो इससे वजह से कुछ जगह इनफर्टाइल हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं,
मध्य एक प्लेटू है मालवा का पठार, हालांकि वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो मालवा के पठार से ही ये चंबल नदी आती है और आगे जाकर भी ऐसा काम करती है। मालवा के पठार पे इसने क्या किया है कि वहां पे बैड लैंड डेवलप किया। आप जानते हो बीहड़, सुना है नाम कभी? बीहड़ सुना है कभी? बीहड़ क्षेत्र। अच्छा, एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, देखा है पान सिंह तोमर मूवी? नहीं देखा है, कोई बात नहीं, सुना तो। अच्छा, एक और अभी मूवी आई थी 11th क्या 12th फेल, वो भी नहीं देखा था। चलो, बड़े अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, कितने अच्छे हो तुम लोग, है ना? कोई मूवी वगैरह नहीं देखते तुम लोग, है ना? पंचायत कितने लोगों ने देख लिया? हाँ, देखो तुम लोग, ये होनहार बच्चे हैं, ठीक है ना? आते ही पहले देख लेंगे मूवी, ठीक है। देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन, है ना, कुछ मतलब कि जैसे जानते हो वो जो दिल जले दिल वाले, ऐसी मूवियों से बचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो है गलत राह दिखाती है। बाकी सब, हाँ, थोड़ा पंचायत वगैरह देखो, थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में समझ, गांव के बारे में समझ, ठीक है, दैट मे डेवलप समथिंग, है ना? कुछ हो सकता है दिमाग में आ जाए आपके कि गांव कैसा होता है, कैसी चीजें होती है। एनीवे, ये समझ में आया। अब देखो बीहड़ पाया जाता है वहां पे, बीहड़ में क्या ना, बड़े बड़े टापू जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, और उस समय चंबल के डाकू वहां पे रहा करते थे, और वो चंबल के डाकू वही पीछे छुपे रहा करते थे, वही बीहड़ में। और पुलिस जाती थी तो पुलिस को मार देते, क्योंकि पुलिस को रास्ता पता नहीं होता था ढंग से, उनको पता होता था। बाद में ड्रोन आ गया तो ऊपर उड़ा उड़ा कर ड्रोन से उन्हीं को मारते थे, तो ये खत्म हो गया हालांकि डाकू। लेकिन ये स्ट्रक्चर बनता है, और यही स्ट्रक्चर को क्या कहा जा रहा है कि इनफर्टाइल है। तो कभी ऐसे सवाल पूछ ले कि चंबल नदी के किनारों पर, यमुना नदी के किनारों पर इरोजन के कारण इनफर्टाइल लैंड बन जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो क्या बताओगे? गली इरोजन, क्योंकि टॉप लेयर जो है वो क्या है, टॉप लेयर बह जाता है। समझ में आया? लिखो, ड्यू टू ड्यू टू खादर, खादर की वजह से ही उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस हाईएस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इन कंट्री। खादर के कारण ही देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक खाद्यान्न उगाए जाते हैं, सबसे अधिक खाद्यान्न उगाए जाते हैं। चलो भाई, इतना हो गया, समझ में आ गया बांगर क्या है, खादर क्या है, दोनों बातें हमने कर लिया। तो और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, जान, ठीक है। देखो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो ये बांगर और खादर के बीच वाला जो क्षेत्र है, हाँ बता रहे हो तुम लोग, ठीक है, बताओ क्या बोलते हैं उसको? जैसे मान लो कि ये नदी जा रही है, इसके आसपास का ये क्षेत्र, ये नदी का फ्लो है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चलो खादर। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे हम? बांगर। इसके बीच का ये जो ट्रांजिशन एरिया है, ट्रांजिशन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? खोल। क्या बोलते हैं? खोल। तो लिख लो, ये बात भी लिख लो, द स्लोप बिटवीन, क्योंकि ये लिख कर आना है आपको मेंस में। देखो, दोनों की थोड़ा नोट्स अलग अलग होगा, क्योंकि जब आप यूपी के लिए पढ़ोगे, यूपी स्पेशल में, तो ये बात लिख कर आओगे। लिखो जरा, द स्लोप बिटवीन खादर एंड बांगर इज कॉल्ड खोल। खादर और बांगर के बीच पाया जाने वाला ढाल खोल कहा जाता है, खोल कहा जाता है। चलो, अब बच्चों आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं अब थर्ड पार्ट का। देखो, फिजियोग्राफी में दो पार्ट हमने देख लिया, कौन सा? आपका भाबर तराई क्षेत्र, और फिर हमने क्या देखा? गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन में हमने दो देखा, एक क्या देखा? बांगर, और दूसरा क्या देखा? खादर। अब आ जाते हैं यूपी के अंदर जो साउदर्न हाईलैंड्स। लिखो, साउदर्न हाईलैंड्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, साउदर्न हाईलैंड्स ऑफ यूपी। तो बच्चों देखो, अगर यूपी की हम बात करें,
यूपी की अगर हम बात करें तो ये जो दक्षिण में जो ये हिस्सा दिखाई पड़ा, दिस एरिया, दिस इज साउदर्न हाईलैंड्स। ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका सदर्न हाईलैंड्स का क्षेत्र है, जिसमें आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे आपको बुंदेलखंड दिखाई पड़ेगा। फिर से दिमाग में बैठाओ, क्या क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे बुंदेलखंड दिखाई पड़ेगा। यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा बताओ? विंध्यन, विंध्यन रेंज या विंध्यन स्क्रैबलैंड दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ आ जाएगा तो क्या मिलेगा? पन्ना हिल्स, यहाँ पे सोनपत हिल्स मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बताओ? बाघेलखंड। क्या मिलेगा यहाँ पे? बाघेलखंड। तो ये 20 रीजन जहां पे ये कुछ हिल्स पाई जा रही हैं और कुछ क्या पाया जा रहा है? प्लेटू रीजन पाया जा रहा है, पठारी क्षेत्र। आप लोगों को लिखवाया था, बनवाया भी था मैंने, ठीक है ना? तो उन्हीं के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है। तो चलो लिखो जरा, लिखो। इन सदर्न पोर्शन ऑफ यूपी, यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में, यूपी के दक्षिणी क्षेत्र में प्लेटू एंड हिली रीजन्स आर लोकेटेड। पठारी तथा पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। पठारी तथा पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। These makes southern border of यूपी, ये उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाते हैं। दक्षिणी सीमा बनाते हैं। दक्षिणी सीमा बनाते हैं। हाईलैंड्स लाइक, उच्च भूमियां जैसे कि, हाईलैंड्स लाइक, उच्च भूमियां जैसे कि बुंदेलखंड, 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 विंध्यन रेंज, विंध्य की पहाड़ियां, पन्ना हिल्स, पन्ना की पहाड़ियां, सोनपत हिल, सोनपत की पहाड़ियां, SONPAT, सोनपत हिल्स। हाँ, कैमूर हिल्स भी है, कैमूर हिल्स, कैमूर हिल्स एंड बाघेलखंड, और बाघेलखंड, और बाघेलखंड। अब एक बात जानते हैं थोड़ा सा, अगर बच्चों यूपी का मैं नक्शा एक निकालता हूं, देखो फिर दिखाता हूं। ये देखो, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इधर देखो बुंदेलखंड, यहाँ विंध्यन रेंज, पन्ना हिल्स, कैमूर, यहाँ पे सोनपर हिल्स, और यहाँ पे क्या है आपका? बाघेलखंड। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर नदियों का फ्लो देखोगे ना इस रीजन में, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर से एक रिवर आती है जिसे हम बोलते हैं चंबल नदी। क्या बोलते हैं? चंबल नदी। इधर से जो नदियां आती हैं, जिसमें से इधर सिंध, यहाँ पे बेतवा, केन, ये रिवर्स है, और यहां से इस डायरेक्शन से फ्लो करती है रिवर, जिसे हम लोग जानते हैं सोन। कौन सी नदी है? सोन। यहां से नदी फ्लो करती है, इसका नाम है कर्मनाशा। क्या नाम है? कल पढ़ा था हम लोगों ने, कर्मनाशा। तो अगर नदियों का फ्लो देखो बच्चों, तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा कि ये साउथ से किधर है? नॉर्थ की तरफ दिखाई पड़ा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि ये जो आपका प्लेटू रीजन है या हाईलैंड एरिया है, इसका स्लोप कैसे है? साउथ टू नॉर्थ है। क्योंकि जब नदियां जिधर फ्लो कर रही, तो उसी से हमें क्या पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र का जो स्लोप किधर है। तो हाईलैंड का स्लोप किधर है? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। यानी साउथर्न पोर्शन क्या है? हाई है, और नॉर्दर्न पोर्शन क्या है? लो लैंड। समझ में आया बात? क्योंकि इसी से देखो, कभी भी आपको स्लोप पता करना हो तो आज से दिमाग में बैठा लेना ये बात, कि अगर कोई भी क्षेत्र का स्लोप पूछे, तो दिमाग में हमें क्या बैठाना कि अच्छा उस क्षेत्र में नदी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि स्लोप किधर है। देख लो, द स्लोप ऑफ सदर्न हाईलैंड, द स्लोप ऑफ सदर्न हाईलैंड is from south to north, south to north,
साउथ टू नॉर्थ। लिखो, दक्षिणी उच्च भूमि का ढाल, दक्षिणी उच्च भूमि का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। ठीक है, लिखो, द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर दिस रीजन। इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिले आते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर दिस रीजन। इस क्षेत्र में निम्नलिखित जिले आते हैं। लिख लो नाम। लिखो, ललितपुर, ललितपुर, झांसी, ललितपुर झांसी, जालौन, जालौन, हमीरपुर, हमीरपुर, महोबा, महोबा, बांदा, चित्रकूट, 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 प्रयागराज, सदन लिखो, ऐसे लिखो, सदन प्रयागराज, सदन प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज। पूरा प्रयागराज नहीं, इसमें कौन सा क्षेत्र है? प्रयागराज का दक्षिणी वाला क्षेत्र, क्योंकि उत्तर वाले क्षेत्र में तो कौन है? गंगा यमुना नदी है। दक्षिणी वाला, दक्षिण वाला प्रयागराज लिखो। सदन मिर्जापुर, मिर्जापुर का दक्षिणी क्षेत्र, एंड सम पार्ट ऑफ चंदौली एंड, चंदौली एंड सोनभद्र, और चंदौली तथा सोनभद्र का कुछ क्षेत्र। देखिए, बाघेलखंड रीजन, बाघेलखंड रीजन is mostly located in सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। बाघेलखंड क्षेत्र मुख्य रूप से सोनभद्र क्षेत्र में उपस्थित है। सोनभद्र क्षेत्र में उपस्थित है। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में कर्मनाशा एंड, कर्मनाशा एंड सोन रिवर फ्लोज। कर्मनाशा और सोन नदी बहती है। कर्मनाशा एंड सोन नदी बहती है। लिख लो, द एवरेज हाइट, the average height of this region, the average height of this region is 300 मीटर। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। बट, परंतु, few hills are, few hills are up to 600 मीटर हाई। कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। 600 मीटर तक ऊंची हैं। This region have, this region have old, old निसिक रॉक, ये है नीस रॉक, ओल्ड नीश रॉक। इस क्षेत्र में पुरानी नीस की चट्टानें पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। और मैंने बताया था आपको नीस चट्टानों के बारे में कि नीस चट्टानें क्या होती हैं। वो पुराने वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, उनसे जो है आपका, या वॉल्केनिक रॉक्स हैं, उन वॉल्केनिक रॉक्स के रूपांतरण हो गया। क्या हो गया है? रूपांतरण हो गया, मेटामॉर्फिज्म हो गया। सिर्फ क्या बोलते हैं? नीस बोला जाता है। और ये क्षेत्र में क्या हुआ है? बहुत ज्यादा इरोजन हुआ है। इसी वजह से इसका हाइट क्या हो गया? कम हो गया। लिख लो, द हाइट ऑफ दिस रीजन हैज बीन रिड्यूस्ड। इस क्षेत्र की ऊंचाई कम हो गई है क्योंकि यहां अपर्दन हुआ है। रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इरोजन, क्योंकि यहां पर अपर्दन हुआ है। मेनी रिवर्स फ्लोज इन
सदर्न पोर्शन, दक्षिणी क्षेत्र में कई सारी नदियां बहती हैं। मेनी रिवर्स फ्लोज इन सदर्न रीजन, दक्षिणी क्षेत्र में कई सारी नदियां बहती हैं। नाम लिख लो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स एंड सोन। लिख लिया। अब इसमें दो चीज जान लो, यहां तक जो केन तक देख रहे हो ना, केन तक, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की डायरेक्ट सहायक नदी है। किसकी है ये? यमुना की सहायक नदी है। जबकि ये टोन्स और सोन जो है, ये किसकी है? ये सीधे किसमें मिलती है? ये सीधे गंगा में मिलती है ना। लिख लो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन्स आर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। while tones and soon while tones and soon are tributary of गंगा, जबकि टोन्स और सोन सोन गंगा की सहायक नदी है। बच्चों देखो, ये जो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा आपने देखा, ये ललितपुर, इधर आके सोनभद्र, तो यहां से जो सोन नदी निकलती है ऐसे, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टोन्स, और यहां आकर गंगा जो जा रही है, इस गंगा में ये दोनों, ये तो इधर मिल जाती है, और लगभग टोन्स जो है आपके प्रयागराज के आसपास जाकर इससे मिल जाती है, थोड़ा सा आगे प्रयागराज से। और ये जो है आपका सोन आगे जाके पटना के पास मिल जाता है, पटना बिहार के अंदर। तो ये जो आपका क्षेत्र है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल किस पोर्शन में दोनों नदियां हैं? बिल्कुल देखो तो आपको साउथ ईस्टर्न पोर्शन में, दोनों नदियां कहाँ है? साउथ ईस्टर्न पोर्शन। चंबल नदी इधर है जो यमुना से मिलती है, यहां से फिर क्या है? सिंध है, यहाँ बेतवा है, और क्या है यहाँ पे? केन रिवर। तो ये आपका नदियों का क्या है? क्रम। तो क्रम भी यही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, और फिर क्या है आपका? सोन। तो कभी ऐसे पूछ ले कि सदर्न पोर्शन में बहने वाली नदियों का क्रम बताओ, तो यही क्रम भी है ना, वेस्ट टू ईस्ट। तो मैं कोशिश हमेशा क्या करता हूँ कि आपको क्रम से पढ़ा दूं, ताकि जो भी पढ़ो आप क्रम से याद रखो उसको। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश में जो सबसे लास्ट में जो नदी ज्वाइन करती है उसका नाम क्या है? कर्म नासा। मैंने बताया कि नेचुरल क्या बनाती है? बॉर्डर भी बनाती है। लिख लो, द लास्ट रिवर विच ज्वाइंस गंगा इन उत्तर प्रदेश, द लास्ट रिवर विच ज्वाइन गंगा इन उत्तर प्रदेश इज कर्मनाशा। उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलने वाली आखिरी नदी, आखिरी नदी कर्मनाशा है, कर्मनाशा है। इट ज्वाइंस, इट ज्वाइंस गंगा इन चौसा विलेज इन गाजीपुर, इन चौसा विलेज इन गाजीपुर। यह गंगा से गाजीपुर के चौसा जिले में मिलती है, चौसा जिले में मिलती है। चलो तुम्हें एक थोड़ा सा इमेज से दिखाते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के साथ में यही है कि बार बार जब मैप देखोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगा। ठीक है ना। इधर देखो आपका, देखो ये रहा प्रयागराज, दिखाई पड़ा ये? प्रयागराज से हम आगे जाते हैं यहाँ पे वाराणसी, वाराणसी से आगे जाएंगे तो ये क्या है आपका? गाजीपुर, गाजीपुर से बलिया होते हुए ये गंगा नदी आगे निकलती है। दिखाई पड़ रहा है? दिस इज प्रयागराज। दिखाई पड़ा? कानपुर कहाँ है? ये है, जो कानपुर में है, कहाँ पर है? प्रयागराज में है। तो कानपुर से प्रयागराज होते वैसे नदी जा रही है, और यहीं पे यहां से आते हुए कौन मिल रहा है यहाँ पे? गाजीपुर के पास, यानी प्रयागराज से और आगे जाके कौन मिल रहा है यहाँ पे? कर्मनासा रिवर मिल रही है। तो सबसे लास्ट में ये नदी मिल रही है किससे? आपकी गंगा से। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लास्ट में मिल रही है। इधर ध्यान से देखो, इधर से ऊपर से एक नदी आ तो रही है जिसका नाम मैंने बताया था गंडक है, इसका नाम, इसका नाम है। इसके बारे में नदियों को हम पढ़ेंगे अलग से,
यहाँ समझ लो बस थोड़ा, गंडक आ रही है, लेकिन ये मिलती जो है ना, ये पटना के पास में, थोड़ा सा पटना से पहले मिलती है, चली जाती है पटना के पास। तो ये एक्चुअल में मिलती नहीं है यहाँ पे गंगा से, बताओ। इसके बाद नहीं, सोन और आगे है, सोन यहाँ पर है, इधर है, सोन पटना के पास जाती है, ठीक है ना। तो कर्मनाशा इधर है, सोन तो और आगे, सोन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है, कहाँ जाके मिलती है, बिहार में मिलती है। देखो एक बात जानो, गंगा का जो फ्लो है ना, आपको प्रयागराज तक कम दिखाई पड़ेगा, गाजीपुर तक कम, गाजीपुर के बाद इसका फ्लो थोड़ा बढ़ेगा, फिर इसके बाद ये जाएगा छपरा की तरफ जाएगा, वहां पे और फ्लो बढ़ जाएगा। अब पटना में जाता है तो उसके अंदर बहुत चौड़ी हो जाती है गंगा नदी। अब कभी जाना पटना, वहां पे पुल है, गांधी पुल, तो उसे आप जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि बहुत बड़ी गंगा नदी है वहां, क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियां आके इससे मिल जाती हैं। अब नहीं भूलोगे तुम लोग कर्मनाशा, भूलोगे, इसीलिए इमेज दिखा रहा हूं बार बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, इन प्लेटू रीजन, पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में रिवर्स हैव नैरो वैलीज, नदियों की घाटियां पतली पाई जाती हैं, पतली पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। These rivers receives water from rainfall, इन नदियों में पानी बारिश के कारण आती हैं, बारिश के कारण आती हैं। Hence they are mostly depends on monsoon, इसलिए ये मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। देखो बच्चों, यहाँ जो साउथ से आती हैं नदियां, यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता है ना, तो यानी कि इसमें पानी का स्रोत कोई ग्लेशियर नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ से आती है नदियां, लाइक गंगा यमुना, ये सब किधर से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं। गंगा, तो इनका जो स्रोत है वो क्या है आपका, मुख्य रूप से ग्लेशियर है। गंगा यमुना गंडक काली कर्णाली जो भी आ रही है, घाघरा जो है उसका नाम पड़ जाता है। तो ये नदियों का स्रोत क्या है, ग्लेशियर है। तो उनमें पानी कहां से, दोनों स्रोत से आएगा, एक तो आपको मानसून से भी आएगा, दूसरे किससे आएगा, ग्लेशियर से। लेकिन साउथ वाले में पानी का स्रोत क्या है आपका, मानसून है, रेनफॉल ही है, तो रेनफॉल की वजह से आएगा, ठीक है ना। अब देखो इस क्षेत्र में रेनफॉल भी कम होता है, बारिश भी कम होता है, और खास करके जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पे सबसे कम बारिश होता है उस क्षेत्रों में। हालांकि उत्तर प्रदेश में और थोड़ा आगे जाएंगे तो आगरा वाला जो क्षेत्र है, मथुरा वाला क्षेत्र है, तो मथुरा और आगरा और कम रिसीव करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश जो होगा वो मथुरा में होता है, ठीक है। लिख लो कुछ बातें, देखो, द प्लेटू रीजन रिसीव्स लेस रेनफॉल, less rainfall than भाभर, तराई and plain region, less rainfall than भाभर, तराई and plain region। पठारी क्षेत्र को भाभर, तराई तथा मैदानी क्षेत्र से कम बारिश प्राप्त होती है। तो बताओ यहाँ पे पेड़ बड़े बड़े पाए जाएंगे, छोटे छोटे होंगे, बड़े क्यों पाए जाएंगे, अरे बारिश कम हो रही है तो पेड़ कैसे पाए जाएंगे, स्मॉल ट्रीज होंगे। देखो, hence this region have small trees, इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं। These areas are not very good for agriculture, यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, नहीं होते। And irrigation facilities are not well developed, and irrigation facilities are not well developed, और इन क्षेत्रों में
सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध नहीं है। पीपुल ऑफ दिस रीजन ग्रोज ग्राम यानी चना, अरहर, मस्टर्ड, जवार एंड व्हीट। इस क्षेत्र में लोग चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं उगाते हैं। ज्वार और गेहूं उगाते हैं। गेहूं उगाते हैं। गेहूं उगाते हैं। अब एक एक रीजन हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखना है। लाइक बुंदेलखंड का रीजन में क्या क्या चीजें हैं, उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर देखना है हमको। लेकिन ये कैरेक्टर हम लोग कल ही देखेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग यही रखते हैं, कल हम लोग थोड़ा क्लाइमेट की भी बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा बचा नहीं है, 10-15 मिनट का बचा है ये। तो 10-15 मिनट जो है हम लोग कल देखेंगे इसको, कि बुंदेलखंड क्या है आपका, क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी हम लोग फिर क्लाइमेट देखेंगे, यूपी का क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है। ठीक है, चलो आज की क्लास में, थैंक यू।